अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। पहले मैं प्रश्न और उसके ऑप्शन को बताऊंगा, आप पहले उसको हल करेंगे। यदि आपका वो ऑप्शन सही होता है तो आप एक नंबर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 6 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, खिड़की का पर्यायवाची शब्द यानी पर्यायवाची का मतलब उसका और क्या नाम हो सकता है। यानी खिड़की का क्या नाम और हो सकता है? वातायन, बारी, झरोखा या उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिए। चलिए, खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड के अंतर्गत आप बताइए। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए खिड़की का पर्यायवाची वातायन होता है। क्या होता है? वातायन। मतलब सुने होंगे आप लोग, वातानुकूलित खिड़कियों के माध्यम से ही, चाहे कमरा हो या कोई ट्रेन हो, उसके अंदर की जो व्यवस्था होती है वातानुकूलित, वो खिड़कियों के माध्यम से होती है, इसलिए वातायन इसका एक ऑप्शन सही है। बारी, बारी से किनारा, किसी घर के किनारे पर जब खिड़की लगाई जाती है तो उसका एक ऑप्शन बारी, मतलब उसका एक नाम बारी भी होता है। और झरोखा तो आप सुने ही होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी, वातायन, बारी, झरोखा, ये सब ऑप्शन जो है खिड़की के सही हैं। और मैं इसके अलावा आपको बता दे रहा हूं, झरोखा तो सही है इसमें, बारी, वातायन, और इसके अलावा जो है वो ये है कि जालक। जालक क्या है? जालक। जालक भी क्या है? खिड़की का जो है पर्यायवाची है। और इसके साथ साथ दरीचा भी खिड़की का ही पर्यायवाची है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दरीचा, जालक, वातायन, बारी, झरोखा, ये सब खिड़की के पर्यायवाची हैं। अब मैं आपको आगे अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसका जन्म छोटी या निचली जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द। ध्यान से प्रश्न देखिए, जिसका जन्म छोटी या निचली जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द। ये प्रश्न जो है पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे पूछा हूं। और इसके जो ऑप्शन है ध्यान दीजिए, काफी क्लिष्ट है, कठिन है। अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। बताइए। देखिए, अंडज का मतलब होता है जो अंडे से जन्म लिया, तो ये तो होगा नहीं। अब इन्हीं तीनों में से आपको बताना है। चलिए जल्दी से, 5 सेकंड के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए, जिसका जन्म छोटी या निचली जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, वो है अंत्यज। उसको हम क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। यानी जिसका जन्म छोटी या निचली जाति में हुआ हो उसको हम अंत्यज कहेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या है इसमें शुद्ध शब्द? यानी आपको चयन करना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का जो चयन करना है वो क्या करना है। देखिए, महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य। देखिए, लग रहा है कहने में कि एक ही तरीके से है, सिर्फ मात्राओं का इसमें अंतर है। और मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इसको सही कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो शुद्ध वर्तनी है बिल्कुल सही है, आपको फिर आगे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य। चलिए जल्दी बताइए। देखिए, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो ये है महात्म्य। मां पर जो आ की मात्रा और हा पर आ की मात्रा, आधाता, आधामा और या, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा जो सारे ऑप्शन है इसमें ये सब गलत है। चलिए मैं आपको चौथे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। देखिए आगे चौथा प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होता है? ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होता है? पक्षी, दूसरा ऑप्शन है बाज, तीसरा है मकड़ी और चौथा है गैंडा। जल्दी बताइए, 5 सेकंड के अंतर्गत वीडियो रोक के बताइए। कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होता है? पक्षी है कि बाज है कि मकड़ी है कि गैंडा है? चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो, ध्यान दीजिए इस शब्द पर, इस पे गोला कर लिया करिए, जो मेन पॉइंट रहता है उस पे गोला कर लीजिए, सदैव स्त्रीलिंग में। देखिए ये जो मकड़ी है ये सदैव स्त्रीलिंग में है, इसका पुल्लिंग बनाने के लिए यहां पर लिखना होगा नर मकड़ी। पुल्लिंग बनाने के लिए क्या लिखना होगा? नर मकड़ी। और नहीं तो अगर ऐसे ही लिखा है तो ये समझ लीजिए क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग होता है। देखिए, जबकि पक्षी, बाज और गैंडा ये तीनों हमेशा जो है इसे पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। और इनको अगर हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो यहाँ पर मादा लिखा जाएगा, मादा पक्षी, मादा बाज, मादा गैंडा।
इनको बनाने के लिए यानी स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम मादा लिखेंगे इन तीनों में, और ये तो ऑलरेडी है ही है स्त्रीलिंग, लेकिन अगर हम पुल्लिंग बनाएंगे मकड़ी का तो यहाँ पर हम नर लिख देंगे। तो ये आपको इसको एक बार फिर से दोहरा के देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूँ, पांचवें प्रश्न की ओर। चलिए पांचवा जो प्रश्न है वो ये है कि चट्टिन कुतिया जलेबी की रखवाली मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रश्न बहुत मजेदार है कि चट्टिन कुतिया जलेबी की रखवाली मुहावरे का अर्थ क्या होगा। योग्य व्यक्ति को उचित स्थान पर रखना, जलेबी का लालची, या तीसरा ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अनुचित स्थान पर बैठाना, या डी ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को उचित स्थान पर बैठाना। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, जो है जायकेदार मसालेदार है। जल्दी बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए। देखिए जो चोटिन का मतलब होता है चोर, अगर चोर व्यक्ति को किसी अच्छे स्थान पर बिठा देंगे तो आप समझ ही रहे हैं उसकी दशा दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर योग्य व्यक्ति को उचित स्थान पर, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि योग्य अगर होता तो यहाँ पर योग्य लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर चोटिन लिखा है, इसका मतलब योग्य होगा नहीं। जलेबी का लालची है, इसको ये तो डायरेक्ट अर्थ दे रहा, कोई मतलब नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को अनुचित स्थान पर, तब भी इसका अर्थ गलत है, लेकिन कह रहा है अयोग्य व्यक्ति को उचित स्थान पर जब आप बिठाएंगे तो जलेबी की दुर्दशा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ जलेबी का मतलब हुआ कि जो उचित स्थान चाहे जो हो, अगर व्यक्ति अयोग्य है तो वो पूरा गड़बड़ कर देगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो चौथा सही है, सही कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और मैं आपको छठे प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर, चलिए मैं आपको आखिरी प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जल्दी बताइए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, क्या इसमें करण कारक है, क्या इसमें अपादान कारक है, किसमें संप्रदान कारक है, किसमें अधिकरण कारक है। जल्दी बताइए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, चलिए समय आपका स्टार्ट है, जल्दी बताइए, वीडियो रोक कर आप बताइएगा। देखिए राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यानी कहने का मतलब अगर कहीं पर दान देने की बात होती है, कहीं पर यदि दान देने की बात होती है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। देखिए अब आप ये ना कहिएगा कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ पर राजा के हाथ से कंबल देने की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या होगा, अलग हो रहा है तो अपादान। देखिए अपादान में जो है, जो उसके नियम है, उसमें दोबारा पुनः उस पर जा सकता है, जैसे पेड़ से बंदर कूदा तो पुनः जा सकता है। अब राजा कंबल देकर वापस थोड़ी लेगा, ये अलग बात है। अगर आप जिद करके बैठ जाएंगे नहीं ले सकता है तो वो अलग बात है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई किसी को दान दे रहा है तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही है वो तीसरा सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।